हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रोथ अप। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का जो हमारा चैप्टर चल रहा था एसिड बेस एंड सॉल्ट, और इस चैप्टर का जो आज का लेक्चर होगा वो लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है बच्चों, हमने इससे पहले काफ़ी लेक्चर कंप्लीट कर लिए। आज के लेक्चर में इस चैप्टर का द एंड हो जाएगा, लेकिन आज के लेक्चर में जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। यहाँ से चाहे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से आपको देखने को मिलेंगे। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होते ही जैसे जैसे आज कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, इस चैप्टर से जितने भी प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वन बाई वन करके। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, ये जो क्लास 10th की हमारी सीरीज चल रही थी, जो चैप्टर चल रहा था, ये आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2025 बोर्ड एग्ज़ाम जो कि आपका होगा भी, है ना, 4-5 महीने बाद। तो आप तैयारी अच्छे से करते रहिएगा, और जितना मैंने इस चैप्टर में पढ़ाया है उससे बाहर कुछ भी इस चैप्टर से नहीं आएगा। ठीक है, जो भी आना है इसी चैप्टर से, और जितना पढ़ाया उतने से ही आएगा। ओके, तो बहुत ही ध्यान से पिछले लेक्चर, अगर आपने, हाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इस लेक्चर को देखने से पहले आप पिछले लेक्चर कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि पिछले लेक्चर आप कंप्लीट कर लेंगे तो ये लेक्चर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट किया जाता है, देखते हैं आज का टॉपिक क्या है बच्चों। बच्चों, आज के टॉपिक की अगर बात करते हैं तो हमारा जो आज का टॉपिक है बेकिंग सोडा, जिसे हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। ठीक है, इसको हम इंपॉर्टेंट टॉपिक में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, समझ गए हो ना कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। ठीक है, द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा NaHCO3 इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा की अगर बात करते हैं बच्चों, तो इसका जो केमिकल नेम होता है, केमिकल नेम क्या होता है इसका, केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इट इज आल्सो कॉल्ड सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते होंगे। ठीक है, या जानते हैं। ओके, समझ में आया बच्चों, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। आगे हम बात करेंगे बच्चों मैन्युफैक्चर ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग से जो सोडा है हमारा, इसका मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं, इसको बनाते कैसे हैं, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ओके, बात करते हैं मैन्युफैक्चर की बात करते हैं, तो कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का कोल्ड और कंसंट्रेटेड, कैसा बच्चों, कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ले लेते हैं, और इसी सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन होता है इसको हम ब्राइन सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ओके, इज मेड टू रिएक्ट विथ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चों, देखो यहां पर हम समझते हैं इसमें क्या क्या चीजें होंगी। सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, यहां पर देखो, यहां पर हम NaCl ले लेंगे, जिसे हम लोग बोलेंगे सोडियम क्लोराइड बोलेंगे। और ये सोडियम क्लोराइड होगा कैसा, तो ये कोल्ड होगा, कोल्ड प्लस कंसंट्रेटेड होगा। कैसा होगा, कोल्ड प्लस कंसंट्रेटेड होगा, और ये एक्वस सॉल्यूशन होगा। ठीक है, फिर इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, तो देखो NH3 यानी अमोनिया, और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे, CO2 सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इरेजर कहाँ चली गई, है ना। तो यहां पर क्या होगा, CO2। अब एक्वस है तो यहां पर क्या होगा बच्चों, वाटर भी होगा, H2O ले लेंगे। तो जब क्या होगा कि सोडियम क्लोराइड का जो कंसंट्रेटेड और कोल्ड सॉल्यूशन होगा, जो कि एक्वस फॉर्म में होगा, वो अमोनिया और किसके साथ बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा। देन प्रोडक्ट बनेगा NaHCO3 एंड NH4Cl। ठीक है, तो ये हमारा बन गया क्या, यही हमें मिला, हमें क्या,
बेकिंग सोडा, या जिसे हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से जानते हैं, या फिर हम सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं। इतना नोट कर लीजिए बच्चों, और कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइए। नोट कर लीजिएगा इसको। नोट कर लीजिएगा। नोट हो गया इतना? आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। अब हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों, ठीक है। मैंने बताया भी है कई लेक्चर में कि प्रॉपर्टीज़ होती क्या हैं, क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं, है ना। जैसे कोई कंपाउंड अगर बन जाता है तो हम उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं कि ये अगर कंपाउंड इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, क्या कोई यूज़फुल प्रोडक्ट बनेगा या कोई हार्मफुल प्रोडक्ट बनेगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों के साथ में हम क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो उससे नई नई प्रॉपर्टीज़ हमें मिलती हैं और नई नई चीज़ें मिल जाती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इससे बहुत सारे ऐसे एसेंशियल चीज़ें बनाई जा सकती हैं जो हमारे लिए यूज़फुल हैं, ठीक है। और ये भी पता चल जाता है दूसरे, भाई देखो किसी चीज़ का एक पार्ट अगर हमें प्रॉफिट देता है तो दूसरे उसके पार्ट से हमें लॉस भी हो सकता है। तो हमें ये भी पता चल जाता है कि अब हमें जैसे देखो सोडियम की प्रॉपर्टी क्या पता चली कि सोडियम मेटल है तो बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन अब हमें पता है कि उसको पानी में नहीं डालना है। अब पता नहीं है इतना सा सोडियम उठा के कहीं पानी में डाल दिया तो ब्लास्ट हो जाएगा। तो इसलिए प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट होती हैं कि हमें दोनों चीज़ें पता चल जाएं कि उससे कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है, ठीक है। प्रॉपर्टीज की बात करेंगे बच्चों यहाँ पर। बेकिंग सोडा इज वाइट सॉलिड सब्सटेंस। बेकिंग सोडा जो होता है बच्चों वो कैसा होता है, वो वाइट सब्सटेंस होता है। कैसा? वाइट कलर का सब्सटेंस होगा। विच इज सॉल्युबल इन वाटर, मतलब अगर बेकिंग सोडा को हम किस में डालेंगे, यहाँ पर हम ले लेते हैं H2O वाटर, ठीक है, H2O। अगर हम वाटर में यहाँ पर ये बेकिंग सोडा डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा, यानी पानी में घुल जाएगा बच्चों। आगे देखो, इट इज माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस, ठीक है। ये बहुत ही माइल्ड होता है और नॉन कोरोसिव बेस होता है। जैसे कोरोसिव, आप कोरोसिव जानते हो ना, वैसे ये क्या होता है, ये नॉन कोरोसिव होता है। कोरेसियन प्रोसेस पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। एक्वस सोल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा इज बेसिक एंड टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, ठीक है। ये क्या होता है बच्चों, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा इज बेसिक, कैसा होता है, बेसिक होता है। नेचर में कैसा होता है, बेसिक होता है। एंड टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, यानी रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। एक्शन ऑफ हीट, दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या है, एक्शन ऑफ हीट। मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ बच्चों, ये एक्शन ऑफ हीट, ठीक है। एक्शन ऑफ हीट, एक्शन ऑफ हीट। तो देखो बच्चों, हम बात करेंगे एक्शन ऑफ हीट की, तो सॉलिड बेकिंग सोडा आर इट्स एक्वस सॉल्यूशन डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग टू गिव सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मतलब बच्चों समझो, अगर हम चाहे तो बात करते हैं किसकी, सॉलिड बेकिंग सोडा की। सॉलिड बेकिंग सोडा हो या फिर वो लिक्विड स्टेट में हो, है ना, जरूरी नहीं कि वो सॉलिड ही स्टेट में हो सकता है वो लिक्विड स्टेट में हो। तो दोनों को अगर हम किसी को भी ले ले, चाहे सॉलिड या फिर लिक्विड, दोनों को अगर बच्चों हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, देन वो अपने कंपोनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें टूटेगा, तो वो डिकम्पोज होगा किसमें, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट में डिकम्पोज हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाएगा, और बात करते हैं वाटर में डिकम्पोज हो जाएगा। हम देखो यहाँ पर बात करेंगे, हमारे पास ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, यहाँ पर, यानी जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, बेकिंग सोडा। हमारे पास बेकिंग सोडा है 2NaHCO3 बेकिंग सोडा है। और इस बेकिंग सोडा को अगर हम हीट कर देते हैं,
ठीक है बच्चों, अगर इसको हम हीट करेंगे, यहाँ पर अगर हम हीट कर देते हैं तो ये देखो किसमें किसमें डिकम्पोज होगा। एक तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट में डिकम्पोज हो रहा है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज होगा CO2 में, प्लस H2O में। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये प्रॉपर्टी पता चली कि अगर हम सॉलिड बेकिंग सोडा या फिर उसके एक्वस सॉल्यूशन को हीट करते हैं तो वो अपने कंपोनेंट में डिकम्पोज हो जाएगा। कंपोनेंट क्या क्या होंगे, यानी जो डिकम्पोज होके बनेगा तो वो सोडियम कार्बोनेट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा और H2O होगा। ठीक है, आगे देखो, द अबव रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड ड्यूरिंग द कुकिंग ऑफ फूड। ओके, आगे चलते हैं, देखो आगे बात करेंगे। यूज्ड ऑफ बेकिंग सोडा, बच्चों बेकिंग सोडा के यूजेस क्या हैं? देखो पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे यहाँ पर, इट इज यूज एज एन एंटी एसिड एंड गिव रिलीफ फ्रॉम पेन एंड इरिटेशन टू पर्सन सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी। मतलब ऐसा पर्सन जो एसिडिटी से थोड़ा सा, जिसको एसिडिटी है, तो वो अगर बेकिंग सोडा का यूज़ करता है तो उसको काफ़ी रिलीफ मिलता है। रिलीफ फ्रॉम पेन, इरिटेशन, यानी ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन है या पेन है, वो उसमें भी इससे काफ़ी लाभ होता है, काफ़ी यूज़फुल माना जाता है। इट न्यूट्रलाइज द एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू ऑफ स्टमक। मतलब समझ लो, ये न्यूट्रलाइज करता है द एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑफ स्टमक। मतलब देखो बच्चों, हमारे, आपको पता है कि हमारे स्टमक में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में, जैसे हम फूड को इंटेक करते हैं तो उसके साथ में कई सारे बैक्टीरिया, फंगस, मतलब ऐसी चीज़ें जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, वो सारी चीज़ें भी पहुंच जाती हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, उन सभी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। ठीक है, लेकिन अगर कभी कभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा हो जाए हमारे बॉडी के अंदर, स्टमक के अंदर, तो फिर उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा खाली पेट, ज़्यादा टाइम तक खाली पेट नहीं रहना चाहिए और ना ही तो बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए। इससे क्या होता है, बहुत मतलब पानी पियो, अब खूब पियो, लेकिन खाली पेट ज़्यादा नहीं, कुछ खा के पानी पीना चाहिए। ये हमारी परंपरा भी रही है बहुत ही सालों से कि हम लोग कुछ खा के ही पानी पीते हैं। अब आपने 2 दिन 3 दिन से अगर आप बहुत ही ज़्यादा पानी पी रहे हो, पानी पीना अच्छा है, लेकिन खाली पेट अगर पानी पी रहे हो तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो सेक्रीजन होता है वो ज़्यादा हो जाता है, जिससे क्या होता है, कई सारी हमें डिजीज़ या कई सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज करता है। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा हो जाता है हमारे बॉडी के अंदर, स्टमक के अंदर, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो बेकिंग सोडा है वो इसको न्यूट्रलाइज करता है। ओके, आगे देखो, इट इज़ यूज इन मेकिंग बेकिंग पाउडर। इसका यूज़ हम लोग बेकिंग पाउडर बनाने में करते हैं। बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, है ना, एंड टार्ट्रिक एसिड, अ माइल्ड इजबिल एसिड। ठीक है, मतलब ये होता किसका मिक्सचर है, तो टार्ट्रिक एसिड और बेकिंग सोडा का मिक्सचर होता है। व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्स्ड विद वाटर, then NaHCO3 react with tartric acid to produce कार्बन डाइऑक्साइड। ओके बच्चों, देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि अगर हम बेकिंग सोडा की बात करते हैं, ठीक है, और इसको अगर हम एसिड के साथ, ठीक है, कौन सा एसिड, तो यहाँ पर टार्ट्रिक एसिड जो दिया गया है, ठीक है, टार्ट्रिक एसिड के साथ अगर इसको हम हीट करते हैं तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कॉजेज ब्रेड और केक टू राइज, मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पंजी।
ठीक है, मतलब यहाँ पर समझिएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कॉजेज ब्रेड। जैसे देखा होगा ना, जो ब्रेड वगैरह बनते हैं, है ना, तो उनको सॉफ्ट बहुत बनाया जाता है। देखा होगा ब्रेड कितने ही बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, इसका यूज़ होता है। बेकिंग सोडा इज़ यूज इन अ सोडा एसिड फायर एक्सक्यूटर। ठीक है, तो इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं हम लोग, इसका यूज़ करते हैं हम लोग सोडा एसिड फायर एग्जीक्यूटर, ठीक है, में करते हैं। बेकिंग सोडा इज़ एडेड इन मिल्क, अगर बेकिंग सोडा को हम लोग मिल्क में ऐड करते हैं टू सेव इट फ्रॉम बिकमिंग सॉर, मतलब ये खट्टा होने से, दूध को खराब होने से बचाता है। ठीक है, ये मिल्क को खराब होने से बचाता है अगर हम इसको मिल्क में ऐड कर देते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, है ना। आगे देखो, आगे बात करेंगे वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2O, नोट कर लीजिए, ये हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग सभी लोग, Na2CO3 10H2O। ठीक है, ये क्या है, हमारा वॉशिंग सोडा है। तो बात करते हैं वॉशिंग सोडा इज आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट डिहाइड्रेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डिहाइड्रेट, ये इसका क्या है, केमिकल नेम है। ठीक है, फॉर्मूला आपने समझ लिया कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला Na2CO3 × 10H2O होता है। आगे देखो, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, Na2CO3, जिसे दैट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज कॉल्ड एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट या सोडा एस, मतलब सोडियम कार्बोनेट ऐसा जो वाटर को कंटेन ना करे, है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडा एस के नाम से जानते हैं। आगे बच्चों हम देखेंगे यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा, यानी वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन मेथड क्या है, उसको कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बच्चों बात करेंगे एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, ये आप जानते हो Na2CO3 को ही एनहाइड्रस, एनहाइड्रस का मतलब जो सूखा है, जिसमें वाटर नहीं है। ठीक है, कार्बोनेट इज डिजॉल्व इन वाटर एंड रिक्रिस्टलाइज वॉशिंग सोडा क्रिस्टलाइज आउट। देखो, अगर हम सोडियम कार्बोनेट की बात करते हैं Na2CO3, ठीक है, क्या है ये हमारा, क्या है, इसको हम सोडा एस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडा एस भी बोलते हैं। और इसको अगर हम वाटर में क्या करते हैं, डालते हैं, ठीक, वाटर में घोल देते हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा वॉशिंग सोडा, यानी Na2CO3 × 10H2O। ये हमारा हो गया बच्चों क्या, वॉशिंग सोडा हमें मिल जाता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट बच्चों तो पूछिएगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है वॉशिंग सोडा, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, पर हाँ इम्पॉर्टेंट है, तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों। आगे चला जाए, देखो आगे बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, इट इज ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये बच्चों क्या होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है। कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। वॉशिंग सोडा कैसा होता है बच्चों, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, सॉल्युबल इन वाटर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये वाटर, यहाँ पर क्या होगा कि वाटर में ये सॉल्युबल होगा। वाटर में अगर इसको हम डालते हैं तो पानी में ये सॉल्युबल हो जाता है, यानी घुल जाता है। ओके, इट्स एक्वस सोल्यूशन इज बेसिक एंड टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, है ना। इसका जो एक्वस सोल्यूशन होता है वो बेसिक होता है, और ये क्या करता है कि रेड लिटमस को ब्लू लिटमस के में कन्वर्ट कर देता है। ओके, यूजेस की बात करते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट होता है, यूजेस बहुत पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। ओके,
पहला देखो पॉइंट क्या है कि सोडियम कार्बोनेट, जिसे हम लोग वॉशिंग सोडा बोलते हैं, इज यूज इन ग्लास, सॉप, पेपर इंडस्ट्री। ठीक है, ग्लास का मतलब होता है, देखो जहां पर भी अगर ग्लास की बात कर लेते हैं हम लोग, यहां पर बात करते हैं ग्लास, ग्लास का मतलब होता है कांच। तो जहां पर कांच की इंडस्ट्री होती है, जो ग्लास की इंडस्ट्री होती हैं, वहां पर इसका बहुत यूज़ किया जाता है, यानी ग्लास इंडस्ट्री में इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। सॉप आप जानते हो बनने में इसका यूज़ किया जाता है। और पेपर इंडस्ट्री, अगर हम पेपर की बात करें बच्चों, तो पेपर इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है। पेपर बनाने में, यहाँ पर पेपर की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती है, वहाँ पर इस वॉशिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स। ठीक है, यानी जो भी सोडियम के कंपाउंड होंगे बच्चों, सोडियम के जो भी कंपाउंड होंगे, उन सोडियम के कंपाउंड को मैन्युफैक्चर करने में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका जैसे बोराक्स। ठीक है, आगे देखो, सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज। ठीक है, देखो इसका यूज़ हम लोग डोमेस्टिक पर्पज में क्लीनिंग करने के लिए, साफ सफाई, किसी चीज़ को साफ करने में भी हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, नाम ही से पता चल रहा है वॉशिंग सोडा, वॉश करना। इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, यानी अगर हम बात करें बच्चों परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने में भी हम इसका यूज़ करते हैं। किसका? वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं परमानेंट हार्डनेस को हटाने में। आगे चला जाए बच्चों, चलो भाई आगे चलते हैं, मज़ा आ रहा है? देखो अगले टॉपिक की बात करेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है क्या? फॉर्मूले की बात करते हैं, CaSO4 इंटू हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करते हैं, इसकी बात करेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट बोल सकते हैं। दिस formula suggests that only half a water molecule is present as water of crystallization. Okay, but it is not possible to have half molecule of water. Actually, two formula unit of CaSO4 share one molecule of water. Therefore, the formula of plaster of Paris may be also written to CaSO4 into H2O. It is important to know that CaSO4 into half H2O and 2 CaSO4 into H2O are same compound. ठीक है, ये कहानी है पूरी। ठीक है, वैसे हमारा फॉर्मूला याद रखिएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, जो होता है हमारा CaSO4 इंटू हाफ H2O। और चाहे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 CaSO4 इंटू H2O हो। ठीक है, आगे देखते हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट हैं। जिप्सम की बात करते हैं बच्चों, CaSO4 इंटू 2H2O इज अ कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर्ड हीटिंग ऑफ जिप्सम एट 100 डिग्री सेल्सियस और प्रिपरेशन मेथड में, या फिर 273 केल्विन इन केल्विन टेम्परेचर। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम बनाते कैसे हैं बच्चों? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने के लिए हम क्या ले लेंगे? पहले बच्चों जिप्सम ले लेंगे, जिप्सम। ठीक है, Ca है ना, जिप्सम क्या है? CaSO4 इंटू 2H2O। हमने क्या ले लिया? जिप्सम ले लिया। ठीक है, और इस जिप्सम को चाहे तो हम 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट करें,
या फिर हम कितना 373 केल्विन, चाहे केल्विन में ये टेम्परेचर ले ले या फिर डिग्री सेल्सियस में ये टेम्परेचर ले ले। तो जब हम इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस H2O। ठीक है, तो ये हमें मिल गया क्या, ये हमें मिल गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाएंगे, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जब हम जिप्सम को हीट करेंगे तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई डाउट नोट कर लीजिएगा, फिर आगे देखते हैं। यहाँ तक बच्चों कोई डाउट होना नहीं चाहिए डाउट, और अगर है तो कमेंट करके पूछिएगा। अब देखो बात करेंगे, अब हम प्रॉपर्टीज़, वो प्रिपरेशन मेथड था, अब हम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम लोग POP के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, द नेम प्लास्टर ऑफ पेरिस कम फ्रॉम द फैक्ट दैट वॉज फर्स्ट नेम बाय द हीटिंग ऑफ जिप्सम विच वॉज मेनली फाउंड पेरिस। ठीक है, तो जिप्सम को हीट करने पर आपको पता है, जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोग जान चुके हैं कि जिप्सम को अगर हम हीट करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसकी ओरिजिन कहीं ना कहीं पेरिस से हुई है। ठीक है, विच वॉज मेनली फाउंड इन पेरिस, मेनली ये फाउंड कहाँ होता है, पेरिस, इसीलिए इसको नाम दे दिया गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। समझ में आया होगा। इट इज़ अ वाइट पाउडर, बच्चों ये भी पता है आपको, ये वाइट पाउडर होता है। ऑन मिक्सिंग विद वाटर प्लास्टर ऑफ पेरिस चेंजेस टू जिप्सम सेट एज अ हार्ड मास। मतलब अगर देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है उसमें अगर हम पानी मिला देते हैं तो वो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, यानी बहुत ही ज़्यादा वो हार्ड हो जाता है। ठीक है, POP वगैरह आप जानते होंगे, है ना। हम लोगों को जिनका हाथ पैर टूट जाता है उनमें जो प्लास्टर वगैरह चढ़ता है उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। देखो ना कि जब हाथ का जब प्लास्टर चढ़ाते हैं तो उसमें जो वाइट कलर का लगाते हैं वही होता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, उसको पानी के साथ लगा देते हैं जिससे क्या होता है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है। ओके, तो ये यहाँ पर देखो रिएक्शन दी गई है क्या, कि अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिला देते हैं, वाटर इसमें ऐड कर देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, जिप्सम। और जिप्सम एक बहुत ही ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस होता है, हार्ड, बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, एकदम सॉलिड सा हो जाता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी केप्ट इन मॉइस्चर फ्री कंटेनर्स। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम उन जगहों पर बच्चों रखते हैं जहाँ पर बिल्कुल भी मॉइस्चर ना हो, यानी पानी से कहीं ना कहीं इसको बिल्कुल दूर रखा जाता है, पानी का संपर्क या पानी का टच नहीं होना चाहिए। क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर पानी मिल गया तो वो वहीं पर क्या हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो इसको नमी से दूर रखते हैं, यानी मॉइस्चर से दूर रखते हैं और वाटर से। इट इज़ बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इट्स यूनिट्स विद वाटर एंड चेंज टू जिप्सम इन फॉर्म अ हार्ड मास। मतलब समझ रहे हो, इसको मॉइस्चर यानी नमी से इसलिए दूर रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा पानी से इसलिए दूर रखा जाता है क्योंकि ये पानी और मॉइस्चर, यानी चाहे तो वाटर हो या फिर मॉइस्चर हो, इन दोनों के अगर ये टच में आ जाएगा तो ये जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा। और जिप्सम एक बहुत ही ज़्यादा हार्ड मास होता है। ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा सॉलिड हो जाता है, कठोर हो जाता है, जिससे ये बेकार हो जाता है। आगे चले, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यूजेस की बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के। बच्चों यूज़ क्या हैं, इनको कैसे यूज़ किया जाता है, कहाँ कहाँ पर इसका यूज़ होता है। तो देखो, डॉक्टर्स यूज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन इन द राइट पोजीशन। प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखो यहाँ तक समझ लेते हैं पहले। तो जो हमारे डॉक्टर होते हैं ना, जैसे किसी का हाथ या फिर पैर फ्रैक्चर हो जाता है तो बोन को सीधा रखने के लिए उस पर देखो प्लास्टर यूज़ कर देते हैं। और प्लास्टर यूज़ करते समय पट्टियों में एक वाइट कलर का कुछ सब्सटेंस वगैरह लगाते हैं, उसी को बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्योंकि ये सूखने के बाद बिल्कुल हार्ड होता है, जिससे क्या होता है पेशेंट की बोन बिल्कुल
सीधी रहती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मिक्स विद वाटर एंड अप्लाइड अराउंड द फ्रैक्चर्ड पार्ट आफ्टर सेटिंग द बोन राइट पोजीशन, देन प्लास्टर ऑफ पेरिस सेट एज अ हार्ड मास। वही चीज़ मैंने बताई कि प्लास्टर ऑफ पेरिस आराम से उसको पानी के साथ में मिला करके चढ़ा देते हैं, प्लास्टर चढ़ा देते हैं और कुछ टाइम के लिए उसको सूखने के लिए रख देते हैं। थोड़े समय के बाद, बिल्कुल कुछ ही टाइम के बाद क्या होता है, वो चीज़ बिल्कुल सॉलिड हो जाती है और इस वजह से पेशेंट की जो बोन होती है वो पूरी तरीके से सीधी रहती है, एकदम स्ट्रेट रहती है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कार्ड्स ऑफ डेंसिटी। ठीक है, इसका यूज़ हम किस में करते हैं बच्चों? कार्ड्स ऑफ डेंसिटी में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ यूज इन मेकिंग टॉयज, डेकोरेटिव मटेरियल्स, ब्लैक बोर्ड, चौक, कार्ड्स फॉर ETC। ठीक है, मतलब बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। चाहे हम खिलौनों की बात करें, बहुत सारी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनती हैं, बच्चों के खेलने के खिलौनों में भी इसका यूज़ किया जाता है। बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स बनते हैं जो डेकोरेशन के लिए होते हैं। ब्लैक बोर्ड पे लिखने वाली जो चौक होती है ना बच्चों, उसमें भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी डेली लाइफ में चीज़ें आप देखेंगे जहाँ पर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP जिसे बोलते हैं, इज़ यूज फॉर मेकिंग सरफेस ऑफ द वॉल, सीलिंग ऑफ बिल्डिंग स्मूथ। देखा होगा हम लोग अपने घरों में पुट्टी कराते हैं। ठीक है, तो पुट्टी वही हमारी प्लास्टर ऑफ पेरिस होती है, जिससे क्या होता है, चाहे वो रूफ की सरफेस हो या फिर वॉल की सरफेस हो, उसको बहुत ही ज़्यादा स्मूथ यानी चिकना रखने के लिए और अच्छा दिखे, इसलिए हम लोग उस पर POP का यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, तो बच्चों यहाँ पर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो रहा है। इस चैप्टर में कुछ चीज़ें और बची हैं, जैसे इंडिकेटर्स क्या होते हैं, और इंडिकेटर्स के साथ साथ हम pH स्केल, है ना, ये दो चीज़ें यहाँ पर बची हुई हैं। इन दो चीज़ों को मैं एक लेक्चर में डिस्कस कर दूंगा, है ना। तो ये केवल आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें, है ना, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं। आज का लेक्चर यहाँ तक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं थी बच्चों, जो भी चीज़ें थी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और मैंने आपको पढ़ा दी। अभी तक जितना भी आपको पढ़ाया वो सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें, बस pH स्केल छोटा सा टॉपिक है और इंडिकेटर्स के बारे में मैं आपको किसी दिन बता भी दूंगा, या फिर जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें क्वेश्चन ले लेंगे। ठीक है, और न्यूमेरिकल की बात करते हैं तो pH स्केल पे न्यूमेरिकल आएंगे, तो उनको हम लोग जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें ही डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।